ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं साहिल कोचिंग जंक्शन से। ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि पृथ्वी की गतियां क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, क्या असर होता है उसका पृथ्वी पर। और अब हम लोग उससे भी मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका इस्तेमाल जो अभी तक आपने पढ़ा करने का नंबर आ गया है, वो है अक्षांश और देशांतर के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेटियों के बारे में। क्या है पेटियां और इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे चल करके जब यूज होगा क्या आपसे सेल के बारे में, जो आपको पढ़ने पड़ती पवने, और आपको पढ़ना होगा यहाँ पर जो पंपास प्रेरी का मैदान वगैरह रटते हो ना, रटने की जरूरत नहीं है, अक्षांश याद कर लोगे सब याद हो जाएगा। अभी अक्षांश का नंबर थोड़ी याद करना है, गुणों के बारे में बात करना है, वही मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करें देशांतर के बारे में। देश प्लस अंतर, देश के बीच में अंतर बोले देशांतर, यानी कि बात हो रही है दूरी की, मतलब बात किसकी हो रही है, समय की। तो आप देखेंगे समय निकालना आज मैं आपको सिखाऊंगा और ये बताऊंगा भारत में किस तरीके से पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच आते आते लगभग 30 देशांतर है। तो अब देखिए 2 घंटे का क्या पड़ जाता है, अंतराल हो जाता है। ठीक है, तो सूरज सबसे पहले कहाँ उगेगा, भारत के पूर्व साइड अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में डूबेगा कहाँ, पश्चिम में, गुजरात में सबसे लास्ट में डूबता है। ठीक, अब 2 घंटे का अंतर है, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा आपको अक्षांश देशांतर के बारे में। देखो भैया, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इस ग्राफ में ये अक्षांश है जबकि ये क्या है, देशांतर है। ये अक्षांश है लेटी हुई रेखाएं, ये क्या है, देशांतर है। इसको मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। पहली चीज, पृथ्वी अगर गोला है तो उसको हम 2 तरीके से काट सकते हैं भैया। आपको 2 शेप दिया जाता है, यानी 2 इंसान है, मान लीजिए एक इंसान है, 2 इंसान है, दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। और हुआ ये कि भैया सेब को काटा जाए, तो बड़े भाई ने हाथ में लिया, बोला भाई काटता हूँ और बराबर में काटूंगा। तो उसने क्या किया, सेब को कुछ इस तरीके से काट दिया, ऐसे बीचों बीच से 2 भाग हो गया, ये उत्तरी भाग ये दक्षिणी भाग हो गया ना भैया। अच्छा फिर समझिए, गोले के 2 भाग हो गए, एक ये उत्तरी वाला गोलार्ध गोले का आधा और ये दक्षिणी गोले का आधा, इस लाइन के, और ये बीचों बीच से वो आधार जहां से काटा गया है सेब को, तो 2 भागों में सेब बढ़ गया। और क्योंकि डायरेक्शन ऐसी होती है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो भैया ये ऊपर वाला इसके ऊपर क्या चला गया, नॉर्थ, जबकि इसके नीचे वाला क्या हो गया, साउथ, और गोले का आधा हो गया, तो गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा अब होता क्या है, छोटा भाई सोच रहा है बड़ा भाई चालाकी भी तो कर सकता है, अगले सेब को अब मैं अपने हिसाब से काटूंगा। वो कह रहा है भाई ऐसा है तो मुझे दो, मैं काटता हूं। और वो इस बार ऐसे नहीं काटेगा, वो सिंपल सी बात है, वो कैसे काट रहा है, कुछ इस तरीके से सीधा उसने ऐसे काट दिया, बोला कि ऐसे खाया जाए, ये हो गया आधा आधा, उसने अपनी मन की संतुष्टि के लिए इस तरीके से काटा। अब मुझे बताइए, दोनों ही तरफ से बराबर बराबर भागों में कटा है, बस थोड़ा तरीका अलग है। क्या तरीका? ये है कि भैया ऐसे काटने पे ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ गया सेब यानी पृथ्वी, और ऐसे काटने पे ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ गई पृथ्वी। देखिए ये रहा ईस्ट, ये भी 0 डिग्री होगा कि नहीं, जहां से आप कंपास रख के पूरा काट रहे हो, तो सिंपल सी बात है, बीच का हो गया 0 डिग्री आधार बना। और इसके उधर वाला जो गोले का आधा है, गोलार्ध है, वो कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, गोले का आधा तो ये भी हो गया है, लेकिन ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध हो गया। पूर्वी, देखिए ना पूर्व कहाँ है, देख रहे हैं, ये इधर को है पूर्व। ये अगर ये लाइन है तो इसके ये कहाँ होगा, पूर्व इधर होगा, इसके इधर पूर्व होगा, और इस लाइन के उधर क्या होगा, पश्चिम होगा, तो इस लाइन के उधर क्या है, पश्चिम। तो ये कौन सा गोलार्ध है भाई, पूर्व पश्चिमी गोलार्ध है। कोई दिक्कत इसमें, आसान है। तो देख रहे हैं आप, जब अक्षांश बांटोगे तो बात किसकी होगी, उत्तर दक्षिण की, तब पूरा पश्चिम की बात नहीं करोगे, समझिएगा। अक्षांश जो काटेंगे हमेशा, कोई भी अक्षांश होगा, कोई भी अक्षांश होगा, ऐसे 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 या ऐसे, कोई भी, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, वो पृथ्वी को हमेशा उत्तर और दक्षिण भाग में बांटेगा, भले ही बराबर भागों में ना बांटे। जैसे मान लीजिए ये तो बराबर भाग में बांटे, बाकी तो नहीं बांटेंगे बराबर में, लेकिन उत्तर और दक्षिण में तो बांट ही देंगे। ठीक, इसी तरीके से इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ, इसके इधर जितना भी होगा वो पूरब हो जाएगा, इधर जितनी भी लाइन खींची जाएगी वो पश्चिम हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो देशांतर वो रेखा है। तो देशांतर के बारे में आपने क्या जाना, आइए पहले हम जानते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, लैटिट्यूड। एक होता है लॉन्गिट्यूड, वो अलग चीज है, वो आगे चर्चा करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पर्वतीय वर्षा के बारे में। लैटिट्यूड हो गया, और वहां हमें क्या पढ़ना है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, नीचे से ऊपर जब आप जाओगे तो उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड इलाका है, जैसे लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड, वो तो लैटिट्यूड भी है। अच्छा, फिर देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड, यानी कि
इसको हिंदी में ही लिख के चलते हैं। हमें अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक, लॉन्ग मतलब लंबा लंबा, लेटी मतलब लेटा हुआ, लेटिट्यूड, लेटा हुआ लेटिट्यूड, लॉन्गी मतलब लंबा लंबा, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश, पहले डेफिनेशन जानिए क्या है भैया, मुझे बताइए क्या दिख रहा था आपको इस ग्राफ में, क्या दिख रहा है? अगर पृथ्वी को इस तरीके से आप गोला कर रहे हो, मतलब एक पृथ्वी को मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश से गोला ऐसे पूरा ये 0 डिग्री गया, ऐसे पीछे से घूम के चला आया, 0 डिग्री हो गया ना। तो असल में अक्षांश पश्चिम भाग को किससे जोड़ रहा है? पूर्वी भाग से जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? यानी ऐसी लेटी हुई रेखा जो पृथ्वी के कहां से कहां चल रही है, जो चल रही है पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की और फिर ऐसे घूम करके आ जाती है। लेकिन वही देशांतर जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिला रहा है, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, वो प्राइम मेरिडियन, ये यहाँ से शुरू हुआ, उत्तरी गोलार्ध को ले आके कहाँ जोड़ दिया इसने? दक्षिणी गोलार्ध से। फिर जितने भी यहाँ आप देखेंगे जितने भी देशांतर है ये सब कहाँ ले आके जोड़ देंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध को किससे जोड़ रहे हैं भैया? दक्षिण, ये रहा उत्तरी, यहाँ से शुरू हुआ जाके जोड़ दिया दक्षिणी गोलार्ध में। ये कहलाएगा देशांतर, ये कहलाएगा अक्षांश। अच्छा, जो अक्षांश होते हैं दूसरे के क्या होते हैं भैया? समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। दूरी क्या होगी आपको देखने को मिलेगी? इसके बीच में दूरी समान, इसके बीच में सबकी दूरी क्या है? समान है। जो 0 डिग्री होगा बीचों बीच वाला ये ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा बड़ा अक्षांश होगा बाकी की तुलना में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो बीच वाला भार है वो उभरा हुआ है ना, केंद्र अपसारी बल काम करता है ना, तो उसकी वजह से ये क्या है? उभरा हुआ है, बाहर की तरफ फेंका हुआ है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उसका जो, देखिए यहाँ पर पृथ्वी क्या है? चपटी है। यहाँ पे क्या है? पृथ्वी चपटी है, चपटी चपटी। लेकिन ये जो है यहाँ बीच में उभार बहुत ज्यादा है, जैसे पेट का होता है ना उभार ऐसे, तो बीच वाला बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको आप नापेंगे तो ज्यादा होगा। वैसे ही 0 डिग्री क्या है? सबसे लंबी है। अच्छा, आगे चलिए। तो 2-3 चीजें पता चल रही है। पहली चीज, पश्चिम से पूरब जोड़े वो अक्षांश लेटी हुई रेखा होती है। दूसरी चीज, एक दूसरे क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। तीसरी चीज, इन बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इनकी बीच की दूरी को मान लीजिए ये जो बीच की दूरी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। ये पूरा कटिबंध जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, भारत का हो चाहे विश्व का हो, जब आप घास के मैदान पढ़ेंगे और आप वर्षा देखेंगे, वेजिटेशन देखेंगे, सॉइल देखेंगे, तो उसका नंबर बार बार आने वाला है। अच्छा अक्षांश हो गया। क्या कहते हैं भैया? पेटी कहते हैं। ठीक, और मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, क्या समझाया था कि कुछ इस तरीके से मामला है। जो पेटी होती हैं वो खासा गुण के साथ होती हैं, उनके पास एक खासा गुण होता है उस पेटी में, आपको वही मिलने वाला है। जैसे आप अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच के इलाके में जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? गर्मी गर्मी गर्मी। और वैसे ही वेजिटेशन होगा, फिर मानसूनी जलवायु होगी, फिर गर्मियों में वर्षा पाएंगे आप। और वहीं अगर इस इलाके में चले गए, इतने इलाके में, तो यहाँ रोज वर्षा पाएंगे आप, दोपहर के बाद रोज वर्षा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तापमान भी उच्च होगा। लेकिन अगर आप यहाँ चले गए इस अक्षांश पे, कहीं पे भी इस अक्षांश में या इस अक्षांश में या यहाँ कहीं आप रहेंगे तो आप देखेंगे तापमान ठंडा, और यहाँ आते तो बहुत ठंडा। और इन दोनों के बीच का जो तापमान यहाँ आप देखेंगे, ये वाले इलाके में तापमान कैसे होंगे? यहाँ की थोड़ी गर्मी जाएगी, यहाँ की ठंडी जाएगी, तो शीत भी होगा प्लस उष्ण भी होगा, हो गया शीतोष्ण। फिर वहां पर अलग तरीके की जलवायु होगी, वहां पर अलग तरीके का वेजिटेशन होगा, वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, रसदार फल होना, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी कि भैया हम इसको पेटियों में बांटते हैं। किस में बांटेंगे? पेटियों में। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आपको पेटियों, फिर चलेंगे देशांतर पर। अभी मैं सब लिखवा दूंगा इसको, देखिए।
आइए चले अक्षांश देशांतर। आइए पहली चीज, ये पृथ्वी पे कैसी है, लेटी हुई है। तो ग्लोब पर ये कैसा, पृथ्वी वो ग्लोब है ना, वो पृथ्वी का जो बना हुआ आकृति वो क्या है, ग्लोब। तो हम पृथ्वी नहीं, हम इसको क्या मान रहे, ग्लोब, क्योंकि पृथ्वी पे असल में ऐसी कोई रेखा है नहीं है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना ली कि ऐसा होगा। तो ये खास पेटियों पे आप अगर 23.5 के 23.5 नीचे के बीच में आएंगे तो यहाँ आपको उष्णकटिबंध मिलने वाला है। इस इलाके में जितने भी देश है तभी जाओ जब आपको ठंडी हो रही हो आपके यहाँ, तो जाओ घूम आओ, वहाँ पे गर्मी ले लो मजा। तो ये अपनी सुविधा के लिए हमने कर लिया भैया, डोनेट कर लिया कि ये ऐसे हैं, ये देश ऐसे हैं। तो ग्लोब पर कैसा है, पहली बात तो लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक है। दूसरी बात, कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इसको मिला रही होती है। दो अक्षांशों के, अच्छा ये अक्षांश क्या होते हैं एक दूसरे के, जितने अक्षांश है सब एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी, एक समान होगी, जो लगभग कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर। अब बीच में जो गैप बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक अक्षांश, ये दूसरा अक्षांश, ये रहा 0 डिग्री, फिर इसके ऊपर 1 डिग्री, यही होगा ना। ऐसे नीचे 0 डिग्री के नीचे भी तो होगा 1 डिग्री, ऊपर है तो नीचे भी तो 1 डिग्री होगा। जब इसके ऊपर जाओगे तो वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे जाओगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। मतलब समझे, देखिए ये रहा 0 डिग्री, इसके ऊपर मान लीजिए क्या डिग्री होगी, 1 डिग्री, इसके नीचे भी तो होगी 1 डिग्री। ऐसे नीचे करते करते 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है आपको, 90 डिग्री लाइन तक। फिर इसके ऊपर जाओगे तो 3 4 5 तक कहाँ तक जाना है, 90 डिग्री लाइन तक। कितने अक्षांश हैं, 90 ऊपर है 90 नीचे है। और 90 डिग्री अक्षांश पे क्या पाए जाते हैं आप, 90 डिग्री अक्षांश पे आपको मिल जाता है ध्रुव। क्या मिल जाता है 90 डिग्री अक्षांश पे, ध्रुव। यहाँ पोल्स हैं, ये पोल्स हैं, 90 ऊपर 90 नीचे पोल्स होता है। और ये असल में बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है, देख रहे हैं आप, ये बिंदु बना है बस ऐसे बिंदु। 90 डिग्री क्या है, केवल बिंदु है। तो बिंदु ये, तो क्या ये लाइन है, नहीं ये लाइन नहीं है, ये तो बिंदु है केवल छोटे से। तो जब बिंदु है तो क्या अक्षांश रेखा है, ये नहीं, अक्षांश बिंदु है ना कि रेखा, ठीक है। तो कभी आपसे कोई पूछे ना कुल कितने अक्षांश है पृथ्वी पर, तो कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे कि भैया 0 के ऊपर 90, 0 के नीचे 90, ये कहोगे, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप। मान लो कितना हो गया 180, गलत हो जाएगा। अक्षांश तो ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखा बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा, और अक्षांश भी गलत है, बताऊंगा कैसे, समझिएगा। पूरी पृथ्वी में पहले आप मुझे ये बताइए कुल कितने अक्षांश हैं, अक्षांश कितने हैं, तो क्या करेंगे, देखिए मैं रेखा नहीं पूछ रहा हूं, अक्षांश, यानी कि बिंदु भी अगर है तो वो भी तो अक्षांश है, भले रेखा नहीं है लेकिन है तो अक्षांश, पॉइंट तो है। तो टोटल कितने अक्षांश हो गए, 0 के ऊपर 90, 0 के नीचे 90, हो गया ना कितना 180 प्लस, ये 0 नहीं गिनोगे क्या भाई, 0 के ऊपर 1 2 3 4 करते चले गए, 0 के नीचे भी 1 2 3 4 करते चले गए, लेकिन 0 खुद भी तो मौजूद है, इसमें भी तो एक जोड़ोगे 0 डिग्री वाला, तो कुल कितने अक्षांश हो गए भैया, 181 हो गए। और अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी है तो क्या करोगे, अब मैं अक्षांश नहीं पूछ रहा हूं, मैं रेखा पूछ रहा हूं, तो कितना हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे दोगे, ऐसे दोगे कि ये रेखा है ही नहीं, हटा दोगे ना, पॉइंट हटा दोगे ना, 181 में से पॉइंट हटा दो, 2 पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा 179। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, अक्षांश रेखाएं कितनी और अक्षांश कितने हैं, दोनों मंत्र समझ में आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज और, नहीं नीचे ही समझाते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी, जैसे यहां से यहां तक की बीच की दूरी लगभग कितनी होगी, अभी मैंने बताया कि 111 किलोमीटर, किसके किसके बीच में, यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये जो बीच की पूरी दूरी है कितना किलोमीटर की है, 111 किलोमीटर की दूरी है। अब ये जो दूरी है, बीच में जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है दो अक्षांशों के बीच में, उसे क्या कहते हो, पेटी बोलते हो, कटिबंध बोलते हो, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना होता है। चले देखो भैया, आओ पहले अर्थ बना लेते हैं, अर्थ बन गई, फिर ये 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक।
23.5 यानी कर्क रेखा ले लेते हैं, ये मकर रेखा ले लेते हैं, ये भी 23.5 लेकिन साउथ का, ये भी 23.5 लेकिन नॉर्थ का। अब जब 23.5 झुकी थी तो 90 डिग्री से 23.5 घटा दो, अगला एंगल कौन सा होगा? 66.5 डिग्री। तो ऊपर का 66.5 डिग्री और नीचे का 66.5 डिग्री, इसका भी नाम रखा हुआ है हमने, समझिएगा। ये 23.5 से ठीक है, ये भी 23.5 से ठीक है, मगर ये कितना है? ये 66.5 है और ये भी नीचे के 66.5 है। नाम भी रखेंगे जैसे कर्क मकर है ना, ऐसे इसका भी नाम रखेंगे हम। क्या रखेंगे समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे महाद्वीप एक बर्फ से ढका हुआ, नाम क्या है? आर्कटिक। तो इसीलिए 66.5 डिग्री का अन्य नाम क्या है? आर्कटिक रेखा। ठीक है, आर्कटिक रेखा। ठीक इसी तरीके से नीचे कौन सा यहाँ महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है पूरा? अंटार्कटिक। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो रहा है? अक्षांश में इतना चीज जाने रही है। मेन आपके अक्षांश सामने खड़े हैं, 4 अक्षांश, 2 ऊपर 2 नीचे, और ध्रुव तो होते ही हैं। अब बच्चों अब देखो ऐसा है कि मैं कटिबंध पे चल रहा हूं अब पेटियों के, और मैंने पेटी कहा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, जो इलाका है कोई भी 2 अक्षांशों के बीच का इलाका निश्चित रूप से आप लेंगे तो वो पेटी कहला रहा है। और मैंने कहा जैसे कि आम की पेटी। अब जरा देखो यार कि 21 मार्च हो चाहे 22 दिसंबर हो, सूरज हमेशा इसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता, या इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं। साल भर सूरज कहाँ चमक रहा है? इन इलाकों में ना भैया, इन इलाकों में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये इलाके हमेशा कैसे रहेंगे? गर्म रहेंगे, इनको कहोगे। और 2 देखो, ये एक अक्षांश बीच में जो इलाका है वो क्या कहलाएगा? भले ये बीच में, इसको भी लो, क्या कहलाएगा? कटिबंध। पेटी, कौन सी पेटी, कौन सा कटिबंध है ये? उष्ण कटिबंध। कैसे कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। फिर ऊपर चलो, जब ऊपर चलोगे इस इलाके में तो यहाँ की कुछ ठंडक आएगी। देखो, और ऊपर चलोगे यहाँ आ जाओगे तो देखो भैया ऐसा है, यहाँ जब आओगे ये तो उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक, ये हो गया उष्ण कटिबंध। लेकिन इसके ऊपर यहाँ, इसके इधर आओगे तो क्या गर्मी अचानक से कम हो जाएगी? नहीं ना, गर्मी अचानक से कम नहीं होती। हाँ एक चीज है, गर्मी बहुत कम नहीं होगी, कम होगी, बहुत कम नहीं होगी, मतलब उप उष्ण, लेकिन उप उष्ण, समझिएगा। जैसे होता नहीं निरीक्षक उप निरीक्षक, उप लगा देते हैं। निरीक्षक कितना स्टार? 3 स्टार कोतवाल। और अगर बोले दरोगा यानी वो उप निरीक्षक कितने स्टार? 2 स्टार। तो ये मान लो निरीक्षक है तो ऊपर वाला ये पोर्शन क्या कहलाएगा? तो ये पोर्शन कहलाएगा उपोष्ण, उप उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण हो गया, ये उष्ण ये उपोष्ण, मतलब गर्म रहेगा उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके ऊपर चलो तो ये इलाका है, ये पेटी कैसी? देखो सेम नीचे भी चलेगा, यही यहाँ पे भी उपोष्ण पाओगे, ठीक है, सेम यही चीज नीचे भी चलेगा। अब यहाँ जो पेटी है, ये पेटी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो पेटियां होंगी, ये पेटी यहाँ पर और ये पेटी यहाँ पर, ये कैसी होगी? देखो ये और ये, जिसको मैं अभी नंबर वाइज लिखाऊंगा कौन से अक्षांश से क्या होता है, अभी आप रफली समझो। इसी के बाद मैं अभी तुरंत बना रहा हूं अक्षांश के हिसाब से कितने अक्षांश, जैसे 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे उष्ण कटिबंध होता है, फिर 30 से 45 उत्तर और 30 से 45 वही नीचे उपोष्ण होता है, फिर 45-66 ऊपर 45-66 नीचे क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और 90 डिग्री यानी 66 से 90 और 66 से 90 नीचे दोनों क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो फिर मैं समझा रहा हूं अभी आपको। तो ये जो है बीच का इलाका, ये भैया यहाँ से थोड़ी सी गर्मी ले लेगा और यहाँ से थोड़ी सी ठंडी ले लेगा, तो शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, तो हो गया शीतोष्ण। क्या हो गया? शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। मगर यहाँ आओगे तो सूरज की रोशनी 6-6 महीने के लिए पड़ रही भैया, 6 महीना दिन तो 6 महीना रात। आप कहोगे सर 6 महीना दिन तो यहाँ गर्मी नहीं भैया, सूरज की रोशनी तिरछी हो जाती है। अगर मान लो यहाँ सूरज पहुंच रहा है, देखो सूरज की रोशनी बहुत तिरछी हो जाती है, ट्यूबलाइट जैसा देखने को मिलता है आपको। ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट। अब देखो ट्यूबलाइट अलग चीज होती है, तो ट्यूबलाइट अलग चीज होती है, जो धुंधली आपको दिखाई देता है ना में। अब देखो ये हो गया शीत कटिबंध, फिर ठीक है, कितने कटिबंध हो गए देख रहे हैं आप? बीच में उष्ण कटिबंध, फिर इसके ऊपर इसके नीचे दोनों कौन से कटिबंध कहलाएंगे? उपोष्ण कटिबंध। फिर उसके ऊपर और इसके इधर क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। और ये सबसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल एकदम पोल वाले कहलाएंगे शीत कटिबंध। अब चलते हैं हम आपको, ये तो हो गई पेटी, अब मैं आपको समझाऊंगा इसको ग्राफ से, कैसे समझिएगा इसको। इस पे लेके चले क्या? ऐसे समझिए।
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इलाका है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा भैया? उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब जान में कटिबंध क्यों करें? अक्षांशों के बीच में गर्म रहेगा यहाँ हमेशा। कितना है? 30 ऊपर है, 30 नीचे है, मिला लो इसको, और बीच में 0 डिग्री गया होगा, ऐसे बीच में 0 डिग्री भी गया होगा। तो 0 डिग्री के ऊपर 30, 0 डिग्री नीचे 30, पूरा मिला लो, क्या बन गया? कैसे कटिबंध है? गर्म रहेगा हमेशा। क्या रहेगी? गर्मी। अब जरा चलो यहाँ से 30 से ऊपर चलोगे, कितना पे? 45 डिग्री। कितना चलोगे? 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे नीचे भी तो जाओगे, ऐसे ही नीचे भी तो आओगे। ये कैसा हो गया? इससे थोड़ा कम गर्म, मतलब ये कैसा हो जाएगा? उष्ण तो है लेकिन उप उष्ण है, कम है, उपोष्ण। ये क्या है? उपोष्ण, थोड़ा कम गर्म है। फिर इसके ऊपर चलो 45 से 66.5, और ऐसे ही यहाँ आ जाओ 45 से 66.5। अब ये इलाका कैसा कहलाएगा भैया? ये तो ये है यहाँ की ठंडी। देखो एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि ये इलाका, ध्रुव वाले जो इलाके हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। ये इलाके क्या होंगे? बहुत ठंडे होंगे। तो शीत कटिबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कैसा कटिबंध होगा? शीत कटिबंध होगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका असर कुछ यहाँ पे भी होगा और इसका असर भी कुछ यहाँ होगा। मतलब इसकी गर्मी भी कुछ यहाँ मिलेगी, इसकी ठंडी कुछ मिलेगी। इसकी यहाँ पर ठंडी मिलेगी, इसकी कुछ गर्मी मिलेगी। तो ठंडी और गर्मी दोनों का क्या होगा? मिश्रण। ठंडी मतलब शीत, और गर्म भी होगा तो उष्ण, शीतोष्ण। देख रहे हैं कैसा होगा? शीत प्लस उष्ण। अब ऊपर वाले इलाके कैसे होंगे? सिर्फ शीत। कैसे होंगे? पूरा पूरा शीत, ठंडा ठंडा, ध्रुव इलाके 90 तक कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये पेटियां हो गई। अब आप कहोगे सर क्या पेटियां? भैया है पेटियां। देखो ये जो इलाके हैं उष्ण कटिबंध वाले, यहाँ तापमान बहुत हाई होगा। जब सूरज की रोशनी साल भर यहाँ सीधा चमकेगी तो दिन की मात्रा ज़्यादा होगी, रोशनी की मात्रा ज़्यादा होगी, गर्मी की मात्रा ज़्यादा होगी, दिन का आकार बड़ा होगा। परिणाम होगा कि दिन में रोशनी बहुत ज़्यादा मिली और रात को पृथ्वी जैसे ही अपनी रोशनी को निकालना चाह रही थी, इतनी दूरी पे जो ज़मीन है रोशनी को निकालना चाह रही थी, तो पता चला पहले तो बादल आ गया, वो निकलने ही नहीं दिया। और मान लो बादल नहीं भी है, मौसम साफ है, तो तुरंत ही तो दिन आ जाएगा ना, यहाँ बहुत जल्दी दिन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बीच का पोर्शन है ये। अच्छा भाई ठीक है। तो जब गर्मी क्या होती है? बढ़ती आ रही। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर जो समुद्र के इलाके हैं ना, जो समुद्रीय इलाके हैं वो क्या हो जाएंगे? गर्म होंगे, और उनमें से क्या निकलेगी? वाष्प। और वो जाकर के ऊपर ठंडे होंगे, और ठंडे होकर बादल बनेंगे, और रोज करेंगे 2 बजे के बाद यहाँ क्या? बारिश। तो ऐसी जगह पर देखो जहाँ सूरज का रोशनी भी ज़्यादा, देखो तापमान ज़्यादा, इंसोलेशन तो ज़्यादा है ही, प्लस सूर्य की रोशनी, इसका मतलब ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा, प्लस पानी भी ज़्यादा, वर्षा भी ज़्यादा, ह्यूमस भी ज़्यादा। अब बताओ इसी जगह पर कैसे जंगल होने वाले? सदाबहारी वन होने वाले कि नहीं? सदाबहारी वन होने वाले कि नहीं? ठीक है। तो ये सदाबहारी वन, जिसे आप वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि इतना घने होते हैं ये जंगल इन इलाकों में कि आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी नीचे पहुंच ही नहीं पाती है, और जब नहीं पहुंचेगी तो नीचे जो पेड़ है वो अपने आप और लंबा करता है, भाई मुझे भी चाहिए, बगल वाली से और ऊपर जाना चाहता है, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका मेरा टॉपिक। वो क्या था? कटिबंध। वो भी कौन सा? उष्ण कटिबंध। फिर उपोष्ण में चलोगे तो कुछ, अब ये उष्ण के इलाकों में जितने भी इलाके आएंगे ना भैया, आप देखोगे भारत भी यहीं कहीं आएगा, भारत भी यहीं कहीं आएगा। 30.5 है ना, तो 30.5 डिग्री यहाँ कहीं होगी, भारत बीच में यहीं कहीं होगा, इधर ये भारत ऐसे होगा। तो इतने जितने भी देश इस कटिबंध में आएंगे, उसके पश्चिम में क्या पाओगे? मरुस्थल पाओगे। जैसे भारत के पश्चिम में क्या है? थार रेगिस्तान है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से नीचे भी देखोगे, और अटाकामा, थार, सहारा, देख रहे पश्चिम में क्या पाएंगे आप? मरुस्थल पाएंगे ऐसी जगहों पर। तो पेटी क्यों पढ़ना पड़ता है, समझ में आया? क्योंकि आप वहाँ की वेजिटेशन जाओगे। फिर यहाँ पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तो सदाबहारी वन है, तो यहाँ आप देखेंगे पम्पास, प्रेरी के मैदान क्यों बन रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा, मानसूनी हवाओं के बारे में बताऊंगा। उसकी जरूरी है कि आप क्या जानो? पेटियाँ जानो। अच्छा, ये तो रहा आपका, हमने पढ़ा किसके बारे में अभी तक? ये सब अक्षांश से रिलेटेड था। ठीक दोस्तों, ये सब किससे रिलेटेड था? अक्षांश से रिलेटेड था। अब जरा बात करते हैं देशांतर की।
देखिए देशांतर में आइए, देश के बीच का अंतर भैया, देशांतर, इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर मेनली जो कर रहे हैं वो असल में टाइम एंड डेट का निर्धारण के लिए करते हैं। ठीक है, टाइम एंड डेट इसके निर्धारण के लिए करते हैं। अब देशांतर किसे कह रहे हैं देखो जरा, ये है देशांतर, जो ऐसी सी लाइनें खींची हुई हैं ये क्या है, देशांतर है। तो भैया फिर वही बात कि ठीक बीचों बीच में जो काटेगी वो भी कौन सी होगी, देशांतर। जैसे वहां बीचों बीच में काटी 0 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन इस देशांतर उसको कहते हैं भूमध्य की रेखा, इक्वेटर, भूमि की मध्य की रेखा नाम दिया था, इसको क्या नाम दोगे, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो कहां से आ रही है, इंग्लैंड से। ठीक है, यामाहार्थ नाम की एक जगह है, ग्रीनविच नाम की वेधशाला है, और वहीं से सेट करते हैं पूरी दुनिया का टाइम, उसको माना हुआ है आधार। और हर देश इसी लाइन के आधार पर, यानी जब 12 यहाँ बज रहा है, मान लीजिए दोपहर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, यानी ब्रिटेन में दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं, तो जितने भी देश हैं सब तय कर लेंगे कि भैया सूरज चमक रहा है ठीक सर पर ब्रिटेन में, तो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में तो बोलेगा भैया ऐसा है, ये रहा हमारा समय, हमारे यहाँ शाम का 5:30 बजेगा, हम सेट कर लिए टाइम। सिर्फ इसी को नहीं सेट कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा इनके यहाँ जो बजेगा वही हमारे यहाँ उसी हिसाब से हमने सेट कर लिया, नहीं, हमने सूरज के हिसाब से सेट किया, क्योंकि पृथ्वी जब घूम रही होती है तो इसकी स्पीड क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना, 16-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 16-10 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और 360 डिग्री से घूमना है, और 24 घंटे में घूम लेती है। और 360 क्या है इस गोले में, देशांतर है। अक्षांश कितने थे, 90, देशांतर कितने होते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे गिनोगे ना, तो देशांतर हमने पूरा 360 बना के रखे हुए हैं। कितना बना के रखा है, 360। ये बीच का गया, ये 1 2 3 4 ऐसे करके 180 उधर है, 180 इधर है। यानी अगर ये मैप है, अगर ये वर्ल्ड मैप है, तो बीच में है 0 डिग्री, इसके उधर 180, इसके इधर 180, ऐसे 1 2 3 4 करते करते 180 और इधर करते करते 180। बस मुझे बताओ कौन से गोलार्ध का है ये जो मैंने खींचा है, ये कौन से, जैसे मान लीजिए ये है 80 डिग्री देशांतर, 80 डिग्री देशांतर, 80 डिग्री देशांतर का मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू क्या है, 80 है, मतलब इसके और इसके बीच में कितने लाइन खींची होंगी, 80 लाइन खींची होंगी। अगर मैं बोलूं कि ये है 100, अगर मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूँ 70, इसको मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 100 डिग्री देशांतर है, तो पहले आप पूछो सर कौन सा देशांतर दिख रहा है कि ये पूर्वी गोलार्ध का देशांतर है, तो इसके आगे लिखना पड़ता है ईस्ट। नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा 100 डिग्री देशांतर, तो आप परेशान होगा कि इधर वाला कि इधर वाला, तो मैंने लिख दिया ईस्ट। ईस्ट मतलब बात कही हो रही है 0 डिग्री के उधर जाना है, तो 0 डिग्री कहाँ होगा, इधर आओगे। अब एक चीज और, ये इसकी क्या है वैल्यू है, 0 से 100 के बीच में कुल कितनी लाइनें होगी, सिंपल सी बात है 99 होगा, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 फिर 100 पे आना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ चलोगे तो मान लो यहाँ मैंने कह दिया 50 डिग्री पश्चिम, तो बीच में कितनी लाइनें खींची होंगी, गिन लिया ना, 0 को 50 से घटा तो 50 लाइनें हैं, 49 पे और 59 पर ये है, इसके बीच में 49 लाइन है और 50 में ये खुद है। तो ये है देशांतर का मामला भैया। तो देशांतर में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, क्या पढ़नी है आओ देखते हैं। टाइम निकालना, डेट निकालना, यानी इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी 360 देशांतरों में घूम जाती कि नहीं घूम जाती, ये 360 देशांतर है ना, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल कितने 360 देशांतर। पृथ्वी 360 देशांतर कितने समय में घूम जा रही है, मान लीजिए ये गोला है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुल कितने देशांतर हमने बांट दिए, एक देशांतर ये रहा, 2 3 4 5 6 ऐसे बांट दिया। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से लाके जोड़ लिए,
ये पूरा गोला नहीं होता, गोला कर लोगे दिक्कत हो जाएगी। बताएं क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जिस देशांतर पर मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है तो इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री होगी। अगर ये 0 डिग्री है तो इसके विपरीत क्या होगा? 360 वाला होगा, 180 वाला होगा। तो आप अगर यहाँ 12 बजा रहे हो तो मान लीजिए ये सूरज है, ये रहा सूरज, इस पर 12 बजे दोपहर हो रही, तो क्या पीछे वाले देशांतर पर भी 12 बजेगा भैया दोपहर का? नहीं ना, यहाँ तो रोशनी जाए नहीं, सूरज तो यहाँ है, सूरज यहाँ रोशनी डालेगा, यहाँ ही डालेगा। इसलिए हमने क्या किया, इस देशांतर को पूरा पीछे नहीं लेके, जैसे अक्षांश के साथ क्या था, वो पूरा घूम रहा था, वो पूरा घूम रहा था, लेकिन देशांतर का ऐसा नहीं है। ये देशांतर यहाँ से उठेगा, यहाँ रुकेगा और पीछे फिर दूसरे नंबर का देशांतर शुरू हो जाएगा, उठ के ठीक विपरीत। क्लियर हो रहा है ये चीज? अक्षांश देशांतर देखिए दोस्तों, देशांतर समझ गए। और एक चीज और, मैंने कहा पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। तो मुझे बताइए 1 घंटे में लगभग कितना घूम जा रही है? 360 डिग्री ऐसे घूम जा रही है, 360 अक्षांश को वो वापिस ले आती घुमा करके 24 घंटे में। ठीक, तो 1 घंटे में कितने देशांतर को, देखिए 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं। ये पृथ्वी ऐसे घूम गई, वापस अपनी जगह पर आई, तो 360 के 60 घूमे ना और वापस अपनी जगह पर आए। मतलब मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर, पीछे 180 डिग्री देशांतर, वहीं 360 वाला। अब ये ऐसे, अभी सूरज के सामने, ये मान लीजिए ये सूरज के सामने, अब ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो यहाँ पीछे क्या हो गया, उसी 0 डिग्री में मध्य रात्रि हो गई। यहाँ जब था तो क्या था, दोपहर हो रही थी, सीधा चमक रहा था। अब ये वापस ऐसे घूम कर आ गया वापस। तो कितना टोटल घूम गई, 360 डिग्री घूम गई पृथ्वी, और कितना समय लगी, 24 घंटा ली। तो भैया सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर वो पार कर लेती है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने पर कितना समय का अंतर होता है, 4 मिनट का। मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ अगर कोई देश है, आप ऐसे समझिए, यहाँ कोई देश है, फिर यहाँ कोई देश है, फिर यहाँ कोई देश है, एक देशांतर ये खींचा हुआ है। अच्छा ऐसे मानो यहाँ एक देश है, ऐसे ही लेके चलते हैं। सूरज पूरब में हो कि पश्चिम में? सूरज पूरब में उगता है, तो पूरब दिशा 0 डिग्री कहाँ होगी, इधर होगी। तो ये रहा सूरज, हाँ पृथ्वी जीरो डिग्री, फिर यहाँ मान लो 80 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। जैसे उधर जाओगे 180 वगैरह पहुँच जाओगे। ठीक है, सूरज यहीं पे तो है, ये सूरज पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में उगता है? भाई पूर्वी गोलार्ध में, और आप जानते हैं 0 डिग्री के दाहिने साइड क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध होता है। तो सूरज की रोशनी पहले कहाँ पड़ेगी बताइए, ए प्लेस पर, बी पर, या किस देशांतर पड़ेगी? पहले इस देशांतर पड़ेगी। यहाँ जो भी देश होंगे, जो भी पार्ट होगा देश का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ रोशनी दिख जाएगी आपको। मान लीजिए 5 बजे सूरज की रोशनी यहाँ ए पे कोई इंसान है, उसको सुबह 5 बजे सूरज दिख गया उगते हो। अब मान लेते हैं इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, रुकिए 1 मिनट रुकिए, इसको और बड़ा बनाते हैं। देखिए ये 0 डिग्री, ये रहा 80 डिग्री, ये बगल में है 81 डिग्री, ये बगल में है 81 डिग्री, ये बगल में है 82 डिग्री। ऐसे ले लेते हैं। तो सूरज की रोशनी यहाँ से चली तो सबसे पहले यहाँ पड़ी, फिर यहाँ पड़ी, और मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले पड़ रही है, यहाँ मान लेते हैं 100 डिग्री, यहाँ मान लेते हैं 99 डिग्री, ऐसे करके। अब मुझे एक बात बताइए, सुबह आप अगर यहाँ पर रहते हैं, आपका दोस्त रहता है प्लेस ए, यानी ये 100 डिग्री पर, यहाँ पे कोई है, इस अक्षांश पर कोई रहता है, और सूरज की रोशनी यहाँ इसको दिख गई, सबसे पहले दिखेगी, पूरब में सबसे पहले सूरज उगता है। तो कितने बजे दिखा? 5 बजे दिख गया, सुबह AM। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये कौन सी डिग्री का है, 100 डिग्री, ये कौन सी डिग्री है, 99 डिग्री, बीच में क्या अंतराल है, एक ही। यानी यहाँ से यहाँ जाएगी जब सूरज की रोशनी, पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी,
ऐसे घूम जाएगी, ये पीछे, ये और आगे आ जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा, यही तो होगा। अब सूरज की रोशनी जो चल रही है लगातार लगातार, ऐसा नहीं है, लगातार सूरज की रोशनी आ रही है। अब ये उठ करके यहाँ आ गया और ये उठ करके यहाँ आ गया। कितना समय लगा पृथ्वी को इस अक्षांश, इस देशांतर को यहाँ लाने में? 4 मिनट, क्योंकि 100 है, ये 99 है। तो यानी यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है वो जब पृथ्वी के घूमने से यहाँ पहुँचा तो सूरज की रोशनी इसको मिल गई, अरे यार ये तो सुबह हो गई। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति तो कितने बजे उसको सुबह की रोशनी? 5:04 मिनट, 4 मिनट लगा ना। फिर और इधर आओगे, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, इसी तरीके से होगा ना, पीछे होता चला जाएगा। मतलब समझे, जैसे ही आप पश्चिम दिशा की तरफ आएंगे टाइम घटेगा और पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे टाइम बढ़ेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इस पूर्व वाला पार्ट हमेशा पहले सूरज के सामने आता है, तो सूरज सबसे पहले वहां उगता है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि अभी तो यहाँ सूरज उगा है इस इलाके में, यहाँ सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, कितनी देर बाद पहुंचेगी? देख रहे हैं, मान लीजिए 100 डिग्री पे, अब ये 0 डिग्री है, तो 100 से 0 के बीच में कितने देशांतर है? 100 देशांतर है ना। तो जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 100 को पार करने में कितना? 4 से गुणा कर दो, हो गया 400 मिनट भैया, 400 मिनट यानी बटे 60 कर दो, तो देख रहे हो घंटा निकल आएगा। इतनी देर बाद यहाँ सूरज चमकेगा। यानी दिन कहाँ सुबह, आगे कहाँ दिन चल रहा है? ये दिन यहाँ की जगह आगे चल रही है, जैसे जैसे पश्चिम जाओगे दिन पीछे होता चला जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा टाइम निकालना दोस्तों देशांतर का। ठीक है, तैयार रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।